हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना अगला लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर। ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन पढ़ चुके हैं कि भाई कैसे क्लासिफिकेशन चालू हुई, किस किस ने पहले अटेम्प्ट किया। एरिस्टोटल ने सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का। फिर पर्टिकुलरली जो डिटेल में हमने पढ़ी वो विटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ी बच्चों। और थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल लुईस ने जो दिया था उसके बारे में भी एनसीईआरटी ने बात करी थी, वहां पर एडिशन पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। फिर जो सेकंड लेक्चर था बच्चों उसमें हमने किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स हम बोलते हैं बच्चों। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इस चैप्टर में इन 5 में से हमें 3 किंगडम्स पढ़नी है। किंगडम मोनेरा जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं, वो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। अब जो और एक और चीज, कल का जो सेशन था उसमें एक चीज मेरे को और बोलनी थी आपको, लेकिन वो स्किप हो गई। और वो ये है कि आप लोग सुबह सुबह लाइव क्लास अटेंड करने में बहुत आलस करते हो। मैं आपको साफ बता दूं, जैसे मैंने लास्ट जो अपना कल का मोस्ट सेशन था बच्चों कल शाम को, उसमें भी आपको समझाया था यदि डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और रोजाना एक शेड्यूल से, एक डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह 8-8 9-9 बजे तक सो रहे हैं हम। जब आज ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तब भी तो आप उठकर जाते हो ना क्लासेस में। तो ये मान लो आप ऑफलाइन ही कर रहे हो और आपको डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करने ही करने हैं। नहीं करोगे बच्चों तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो। हाँ, यदि आपका स्कूल है मॉर्निंग में या कोई और कमिटमेंट है अलग बात होती है। लेकिन मुझे पता है आप में से ज़्यादातर कुछ ड्रॉपर्स हैं, कुछ स्कूल जाते ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई। टाइम से उठो, टाइम से तैयार होकर क्लास में बैठो, ऐसे नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। भाई जो मुझे लगेगा मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली मैं उसके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। जहां मुझे लगता है ना कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो फिर मैं कोई लिमिट नहीं देखता हूं। मैं उसका सिलेक्शन कराने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर जाऊंगा, खुद भी खूब मेहनत करूंगा, उसको भी खूब करवाऊंगा। लेकिन जो बच्चे मुझे लगेगा कि भाई मक्कारी कर रहे हैं, है ना, चीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर फिर मेरा मन उठ जाता है। और वो पता चल जाएगा विद इन 15 to 20 डेज, मुझे सबके बारे में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। चिंता मत करो, उसके पास हमारे कई तरीके हैं, हमारे पास हैं बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पता लगा लेंगे, है ना। तो एक्सपेक्ट ये करता हूं कि अब से सब बच्चे, भाई ये लेक्चर तो देखोगे सही, अभी नहीं देखोगे, बाद में देखोगे रिकॉर्डेड, तो पता तो चल जाएगा सर ने क्या बोला था। तो अब कल से मेरे को सभी बच्चे क्लास में चाहिए, लाइव क्लास में चाहिए। फिर वो चाहे बायोलॉजी की क्लास हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो। चलो, नहीं पढ़ना हो तो वैसे ही बोल दो। किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। किंगडम मोनेरा अपन ने बच्चों लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर लिया था। वहां पे कोई भी डाउट हो, आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना दिया गया है। काफी बच्चे उसमें भी ऐड कर दिए हैं, कुछ और बच्चे आज ऐड कर देंगे हम। तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप वहां पर डाउट पोस्ट कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखना, डाउट पोस्ट जब करो तो साथ में अपना नाम और अपना बैच, दो चीजें जरूर लिख देना बच्चों, है ना। पहले डाउट लिख दो और डाउट के जो पोस्ट करा है उसके साथ अपना फिर अटैच कर दो नाम और अपना खुद का नाम और बैच का नाम, ठीक है ना। चलो, किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं। ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले तो क्या बोला भाई सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि इन जनरल हम ये बोलते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। बट एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, ऐसे भी कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो है तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बट बिकॉज ऑफ सम अदर फीचर्स उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट की हम बात करें, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है, पढ़ेंगे बच्चों आगे आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीस्ट तो सबने सुना है ना। यीस्ट फंगस की किंगडम फंजाई में हम इंक्लूड करते हैं, फंगस होती है एक तरीके की बच्चों। अब यीस्ट अगेन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब देखा जाए 5 किंगडम की क्राइटेरिया के हिसाब से, और जो बेसिक क्राइटेरिया है कि भाई सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, उस हिसाब से यीस्ट जो किंगडम फंजाई में इंक्लूड होती है उसको भी किसमें होना चाहिए था, किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने के अलावा जो उसके फीचर्स है, क्योंकि वो फंजाई को ज्यादा रिजेंबल कर रहे थे,
तो हमने उसको किंगडम प्रोटिस्टा की जगह कहाँ रख दिया, किंगडम फंजाई में रख दिया। इसी तरह से बच्चों, इसी अभी टॉपिक में, आज के टॉपिक में एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा, और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, कि 5 किंगडम में से यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हम कह सकते हैं, कि जिसको प्रॉपरली डिफाइंड हम कह सकते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड किंगडम नहीं है। क्यों? इसमें आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे, आपको सेप्रोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे, आपको पैरासिटिक भी मिल जाएंगे, आपको प्रीडेटर्स भी मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर वाली किंगडम है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेन, लेकिन ठीक है, जरूरी था। अब जो इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, समझ में नहीं आ रहा था उनको कौन से किंगडम के अंदर प्रॉपर्ली प्लेस किया जाए, तो फिर हमने एक अलग से किंगडम प्रोटिस्टा बना दी विटाकर भाई साहब ने उस वक्त। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास की जब हम बात करते हैं बच्चों, कुछ किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं और कुछ प्लांट किंगडम में इंक्लूड करते हैं अंडर एल्गी, अगेन यूनिसेलुलर। तो ये सारी चीजें हैं। क्लेमाइडोमोनास के ऊपर यदि क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है बच्चों उसको किंगडम प्लांटी में रखती है एल्गी के अंडर। तो ये अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ, कल भी एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो ये दिमाग में डाउट आपको नहीं रखना है। चलो अब देखते हैं, आज किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको प्लानर बता देता हूँ इस चैप्टर का बच्चों। थर्ड लेक्चर है आज किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं हर लेक्चर में रिलेटिवली कम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत है आप लोगों की भी, है ना। कुछ ने अभी जस्ट एग्जाम दिया है, कुछ तो अभी एग्जाम के ट्रॉमा से निकले ही नहीं है, कुछ की जिनकी पहली बार शुरुआत है अभी 11th में आया, तो उनको आदत नहीं है अभी इन चीज़ों की। तो ये जो मंथ है, ये हम एक तरह से हमारी बॉडी और माइंड ट्रेनिंग का मंथ लेकर चल रहे हैं, कि भाई हमारे शरीर को और दिमाग को हम आदत में डालें इन चीज़ों के लिए, कि भाई कैसे पढ़ना होता है, रोजाना कितना पढ़ना होता है। धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी लेक्चर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं, है ना। वेडनेसडे के बाद वेडनेसडे को दोपहर में मैं आउट ऑफ कोटा जा रहा हूँ, तो इसलिए इस बार मेरे जो लेक्चर्स हैं मैंने मंडे ट्यूसडे, मतलब आज कल और परसों 3 दिन लगा दिए हैं। उसके बाद अप टिल संडे जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा बच्चों। बाकी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस तो अभी चल ही रही है जैसे चलती है। नेक्स्ट वीक से अब रिलेटिवली हम फ्रिक्वेंसी और बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो संपूर्ण बैच है और जो जुनून बैच है बच्चों, इनमें फ्रिक्वेंसी रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। संपूर्ण बैच जैसे है जो ड्रॉपर्स का कंप्लीट पीसीबी का बैच है, उसमें ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स पर वीक की फ्रिक्वेंसी हम अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे। तो अब कमर कस लो, खूब पढ़ना है और मजे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो all single celled eukaryotes are placed under protista but the boundaries of this kingdom are not well defined। पहला पॉइंट आ गया जो मैंने भी आपको समझाया था, है ना, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। भाई वैसे तो हम सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं, विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, याद रखना। बट इन जनरल यदि स्टेटमेंट आता है कि भाई किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो इसका मतलब ठीक है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। या ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। प्रोटिस्टा के अंदर तो कोई भी मल्टीसेलुलर नहीं है और कोई प्रोकैरियोटिक भी नहीं है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसा मैंने अभी आपको बोला, बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ कैरेक्टर फंजाई की जैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम बात करें सेप्रोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे आपको, प्रोटिस्ट। कुछ कैरेक्टर्स किंगडम प्लांटी की तरह हैं, फोटोसिंथेटिक आपको मिल जाएंगे अभी। कुछ किंगडम एनिमल कुछ फीचर जो है वो किंगडम एनिमेलिया की तरह है, हेटेरोट्रॉप्स भी आपको मिलेंगे, जिनमें आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसमें आपको प्रेडेटर्स भी मिल रहे हैं और पैरासाइट्स भी मिल रहे हैं बच्चों। इस कारण से हम बोल रहे हैं कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है दे आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, अभी क्लेमाइडोमोनास की बात हुई थी ना, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, वो यहां पर उसी की बात हो रही है। कुछ प्रोटिस्ट में रखते हैं उसको क्योंकि यूनिसेलुलर है, लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेटिक के काफी फीचर्स प्लांट किंगडम की तरह होते हैं, तो फिर उसको कुछ एल्गी में रखते हैं। मोस्ट ऑफ द किताबें एल्गी में रखती है, तो आपको यदि दो में से एक चूज करना हो तो फिर हम एल्गी चूज करेंगे बच्चों, इसमें किसी तरह का कोई डाउट मत रखना, ठीक है। नाउ क्या क्या इंक्लूड होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में? 5 ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, यहां एक ट्रांजिशन चल रहा है बच्चों, एक चेंज चल रहा है। शुरुआत में जो 2 ग्रुप्स हैं ये दोनों फोटोसिंथेटिक है। यूग्लिनोइड इन लास्ट के दो और इन दो के पहले का लिंक आप कह सकते हो, ये फोटोसिंथेटिक भी होता है जब तक इसको लाइट मिल रही है, जब लाइट नहीं मिलती है तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने लग जाता है। दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। स्लाइम मोल्ड्स करीब करीब फंजाई के जैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं मेनली, और प्रोटोजोन्स करीब एनिमल किंगडम के मेंबर से रिजेम्बलेंस रखते हैं, इनमें किसी तरह का कोई फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बच्चों, प्योरली सारे के सारे।
है ना। तो एक देखिए एक ट्रांजिशन मिल रहा है, पहले दो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, ये मिक्सचर हो गया, ये सेप्रोट्रॉफिक हो गया और ये हेटेरोट्रॉफिक हो गया बच्चों। आगे और समझ में आ जाएगा कि चीजें में ऐसे पढ़ोगे बच्चों तो चीजें बहुत आसानी से याद रहेगी, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। यहीं पर देखो अपन ने देख लिया, अब क्वेश्चन आ जाए क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स। सर ने बताया था पहले जो दो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, आप कभी भूलोगे नहीं। यूग्लिनोइड्स सर ने बताया था मिक्सचर, फोटोसिंथेटिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। स्लाइम मोल्ड सर ने बताया था फंजाई के जैसा न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉफिक हो जाएगा। फिर प्रोटोजन सर ने कहा था एनिमल किंगडम वालों की तरह न्यूट्रिशन होता है यार, हेटेरोट्रॉफिक होता है। गलती हो ही नहीं सकती मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये तो बच्चे कंफ्यूज ही होते रहते हैं यार, क्रायोसोफाइट में फोटोसिंथेटिक था या मिक्सचर था, डायनोफ्लैजेलेट्स यार दोनों था या एक था, कंफ्यूज नहीं होना है अब हमें। चलो ठीक है आगे बढ़े। दिस किंगडम forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi। अभी मैंने बताया ना सबकी तरह, कुछ मेंबर्स के प्लांट्स की तरह कैरेक्टर है, कुछ के एनिमल्स की, कुछ के फंजाई की तरह, इसलिए हम ये मानते हैं कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच में? किंगडम मोनेरा और बाकी की 3 किंगडम्स के बीच में। मतलब कि जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, भाई पहले प्रोकैरियोट्स ही आए थे धरती पर, ये ध्यान रखना, इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा। पहले धरती पर कौन आए? प्रोकैरियोट्स आए थे बच्चों, ठीक है। बाद में यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हुआ है, तो डेफिनेटली पहले एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना होगा, यानी कि प्रोटिस्ट बना होगा, और फिर बाद में मल्टीसेलुलरिटी आई है, उसमें कुछ प्लांट्स बन गए, कुछ एनिमल्स बन गए, कुछ फंजाई बन गए। तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड द रेस्ट ऑफ द 3 किंगडम्स, दैट इज किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है चलो। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella और cilia। इसमें आपको कुछ मेंबर्स में फ्लैजिला मिलेंगे, जैसे अपन डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं बच्चों, वहां पर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। सीलिया आपको देखने को मिलेंगे बच्चों यूग्लिनोइड्स के अंदर। अभी हम यूग्लिनोइड्स में अगेन फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं, सीलिया भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे मेंबर्स में देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ में देखने को मिलेंगे। किन किन में देखने को मिलेंगे अभी आ जाएगा समझ में बच्चों, ठीक है। सीलिया की यदि हम बात करें प्रोटोजोन्स में बहुत कॉमन एग्जांपल है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों आप, पैरामीशियम का, है ना, वहां पर आपको सीलिया भी आएगा, आगे डायग्राम भी है उसका, उसके बारे में बात भी हम करेंगे, ठीक है। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। तो asexual mode of reproduction तो मिलता ही है इनके अंदर, मेनली फ्यूजन से, बाइनरी फ्यूजन से और मल्टीपल फ्यूजन से बच्चों, इनमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, कुछ कुछ वैसे ही रिजेंबल करता है, वहाँ गैमेट्स का फ्यूजन होता है। यहाँ पर क्योंकि पूरी बॉडी एक सेल की बनी हुई है, तो सेल फ्यूजन से ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका मेन प्रिफर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्राइसोफाइट्स की, क्या क्या इंक्लूड होते हैं। अब देखो जितनी भी चीजें याद रखने की वो सब मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लाया हूँ या मार्क कर दूंगा अभी मैं। इसमें बच्चों जो ग्रीन कलर की चीजें हैं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है ना, ध्यान रखना। जो ग्रीन कलर की चीजें हैं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, या जो पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा उसको समझने के लिए या याद रखने के लिए ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो फिर प्योर अटंत विद्या हो जाएगी, आपको चीजें याद नहीं रहेगी, है ना। इसलिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेकर आया हूं। चलो, सो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को बच्चों हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। तो पहले तो कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, या इसमें जो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक को तो डायटम्स कहते हैं, दूसरे को गोल्डन एल्गी कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कलर दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड्स। हैबिटेट की हम बात करें, क्या क्या याद रखोगे कि भाई दोनों में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मराइन वाटर में भी मिलते हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स के अंदर बच्चों? एक तो डायटम्स और दूसरा गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहेंगे। दूसरा हैबिटेट याद रखना है, कौन कौन से हैबिटेट में मिलेंगे बच्चों? पहला फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मराइन में भी मिलते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या याद रखना है आपको? माइक्रोस्कोपिक। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं सब माइक्रोस्कोपिक है, तो ये अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो पानी की लहरें होती है बच्चों उस पर ये ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, खुद की एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। ये फायदा है एक तरीके का, एक तरह का अडेप्टेशन हम कह सकते हैं। अब फ्लोट क्यों कर रहे हैं? फ्लोट वही चीज करेगी सरफेस पे जो हल्की होगी। और हल्के क्यों हैं ये बच्चों? इनको प्लैंक्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लोट करते हैं। और हल्के क्यों हैं बच्चों ये? बिकॉज ये अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल है, अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई मान लो, है ना, और अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं या खाना नहीं मिल पा रहा, तो फिर क्या करेंगे? उस समय ये ऑलरेडी जो हमने स्टोर कर रखा है बॉडी में उसको यूटिलाइज करेंगे। और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को? फैट्स, ऑयल्स के फॉर्म में बच्चों। अब उसका दूसरा फायदा क्या मिल रहा है? इनकी बॉडी उसकी वजह से हल्की हो जाती है, क्योंकि फैट से ऑयल्स हल्के होते हैं, पानी पे तैरता है ना तेल, आपको पता है।
तो उसकी वजह से ये भी सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैंक्टन्स बिकॉज ऑफ दिस फीचर। क्लियर? देन मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। पिगमेंट इनके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मेंशन करके लाया हूं बच्चों। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, जो कि ज़ेंथोफिल्स की कैटेगरी में आता है, ये इनके पिगमेंट्स होते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। नाउ इन डायटम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये लास्ट पॉइंट भी, इसको 3 स्टार मार्क कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले क्राइसोफाइट्स के अंदर, ये लास्ट के 2 पॉइंट है। सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, क्राइसोफाइट्स का। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as in a soap box। साबुनदानी होती है, सोप बॉक्स, जिसमें अपन साबुन रखते हैं। तो पुराने जमाने, अब तो क्या होता है कि दीवार पे लगा देते हैं यूजुअली, तो आपने वो देखे नहीं होंगे, है ना। बाकी पहले ऐसे होते थे, नीचे एक डब्बी ऐसी होती थी उसमें, जिसमें साबुन रख दिया अपन ने, है ना, और ऊपर से एक कवर ऐसा होता था जो उससे हल्का सा बड़ा होता था नीचे वाले से, ताकि ऊपर फिट हो जाए, है ना। तो इनकी जो सेल वॉल है ना बच्चों, वो भी इसी तरह से 2 पार्ट में है, एक डब्बा नीचे, एक डब्बा ऊपर। क्लियर? सोप बॉक्स याद रहेगा अब तो। फिर द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, और इनकी सेल वॉल में आपको साथ में क्या मिलेगा? सिलिका मिलेगा। सिलिका हार्ड सब्सटेंस होता है, टफ सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका है, तो इनकी सेल वॉल्स कैसी बन जाती है बच्चों? इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, है ना। अब इस प्रॉपर्टी को आगे हम कैसे यूज में ले रहे हैं, हमारे फायदे के लिए देखते हैं बच्चों। Thus डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होता है, जब इन डायटम्स की डेथ हो जाती है बच्चों, तो ये जिस एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे हैं, चाहे फ्रेश वाटर में रह रहे हो, चाहे मराइन वाटर में रह रहे हो, पर्टिकुलरली ये चीज मराइन जो क्राइसोफाइट्स उसमें देखने को मिलती है, तो मराइन एनवायरनमेंट में, मराइन हैबिटेट में, जहां पर भी सी में है या ओशन में ये है बच्चों, तो उस ओशन के बेस पर क्या होगा, इनके जो रिमेन्स हैं सेल वॉल की, डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस सेल वॉल में क्या है बच्चों? सिलिका है, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स लगातार क्या हो रहा है बच्चों? लगातार इनका डिपोजिशन चल रहा है एट द बेस ऑफ द, एट द बॉटम्स ऑफ द ओशंस। ठीक है। सो दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। दिस अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज। अब ये जो ओशियंस के धरातल पे, नीचे सरफेस पर, बॉटम पे, सॉरी नॉट सरफेस, बॉटम पे बच्चों, नीचे वाले सरफेस का मतलब, तो बॉटम पे ये जो डायटम्स के जो रिमेन्स है सेल वॉल के, जिनमें सिलिका है, इसका जो अक्यूमुलेशन हो गया है, ये टफ सब्सटेंस होता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जमीन हो या पत्थर हो बच्चों। और उनको हम क्या कहते हैं? डाइएटोमेशियस अर्थ। इनका एक और नाम है केसलगढ़, जो आपको एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, लेकिन प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा गया तो पता होना चाहिए। डाइएटोमेशियस अर्थ को ही कहते हैं बच्चों। अब बीइंग ग्रिटी, है ना, अब ग्रिटी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल स्मूथ, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चिकना सरफेस हो, इनका चिकना सरफेस नहीं होता बच्चों, रिलेटिवली डॉट 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 नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा रफ सरफेस सा जो होता है, जिसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि पोरस हो, छेद टाइप हो, है ना, उस तरह का सरफेस होता है, उसको हम ग्रिटी सरफेस कहते हैं। अब टफ भी है, साथ में ग्रिटी भी है, तो ये प्रॉपर्टीज किसके लिए सुटेबल हो जाती है? कुछ इंडस्ट्रीज में हम इनको काम में लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिशिंग इंडस्ट्री में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में बच्चों, इंसुलेशन में भी काम में आते हैं ये, हीट इंसुलेशन में, बॉयलर्स वगैरह में बच्चों, है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टी और फंक्शन या यूज हम कह सकते हैं हमारे काम के लिए। आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। कोई भी डाउट हो मेंशन कर दिया करो, हाथों हाथ पूछ लिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का क्रासोफाइट्स का बच्चों, वो क्या है? डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यदि हम बात करें ओशंस में, तो दे आर वन ऑफ द चीफ प्रोड्यूसर्स या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ओशंस। ओशंस में जितने भी आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने का काम या एक्टिविटी कौन करते हैं बच्चों? ये डायटम्स करते हैं, विच बिलोंग टू ग्रुप क्राइसोफाइट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहला ग्रुप कंप्लीट हुआ बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा का। दूसरी क्लास देखते हैं अब इनकी, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। नाम में ही फ्लैजिलेट्स हैं, इसका मतलब इनके पास क्या मिलेंगे बच्चों? आपको फ्लैजिला मिलेंगे, और यहां से क्वेश्चन बनता भी है, इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि इनके जो फ्लैजिला होते हैं उनका अरेंजमेंट टिपिकल होता है ना, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हैबिटेट की। जो क्राइसोफाइट्स थे
है आपको फ्रेश वाटर मराइन, अब कंपेरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे ताकि चीजें याद रहे आपको। इक्वली हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर मराइन दोनों में मिल रहे थे। ये मोस्टली मराइन है बच्चों, वो भी फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है, यहाँ ये भी फोटोसिंथेटिक है। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि पहले दो ग्रुप हैं, इनमें आपको फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं बच्चों। फिर जो यूग्लिनोइड्स आएंगे वहाँ ट्रांजिशन है, वहाँ मिक्सचर है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जब तक लाइट मिल रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, जब नहीं मिल रही है तो हेटेरोट्रॉफिक बन जाता है। स्लाइम मोल्ड्स बिल्कुल फंजाई की तरह सेप्रोट्रॉफ्स, और लास्ट प्रोटोजोन्स बिल्कुल एनिमल्स की तरह हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें आपको प्रेडेटर्स भी मिल जाएंगे, पैरासाइट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ डायनोफ्लैजिलेट्स अलग अलग कलर के मिलेंगे आपको, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। कारण पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अलावा दूसरे कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं जिनको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों। अब अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। उनकी सेल वॉल में भी था बच्चों सेल्यूलोज, ऐसा नहीं कि वहां नहीं था, लेकिन वहां साथ में सिलिका था जिसकी वजह से वो टफ बन गई थी। यहां पर सिलिका नहीं देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ सेल्यूलोज की लेकिन रिलेटिवली टफ जो है प्लेट्स होती है इनकी बॉडी के सरफेस पे। वहां टिपिकल अरेंजमेंट था सोप बॉक्स की तरह, एक नीचे का ढक्कन, ऊपर उससे रिलेटिवली थोड़ा बड़ा ढक्कन, इस तरह से था सेल वॉल, है ना, प्लेट्स के फॉर्म में थी बच्चों, जिसमें सिलिका थी, इंडिस्ट्रक्टिबल थी, डायटोमेशियस अर्थ बना रही थी। यहां पर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन बॉडी को एक कवरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। यहां पर भी स्टिफ सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल्स बच्चों, ठीक है, प्लेट्स के फॉर्म में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर में आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, वन लाइज लॉन्जिट्यूडिनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, मान लो मैं यहां पर, वैसे डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने भी दे रखा है लेकिन एक सिंपल वे में बनाकर समझा देता हूं, है ना। अभी हमने क्या बोला कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो एक सिंगल पीस के फॉर्म में नहीं है, अलग अलग प्लेट्स है। ये ऊपर एक प्लेट है सेलुलोज की, ये साइड में एक प्लेट है, ये साइड में एक प्लेट है, इस तरह से प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं। और प्लेट्स के बीच में क्या बन रही है, ग्रूव्स बन रही है, दरारें बन रही है, फिशर, फरो बन रही है। तो यहाँ फरो वर्ड आया ना, ये फरो का मतलब ये होता है दरार, किसी भी चीज की में यदि कोई दरार है हम उसको फिशर या फरो बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल की प्लेट्स है बच्चों, इनके बीच में दरारें हैं, फरोज हैं। अब ज्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं बच्चों आपको। अब ये जो दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं, ये दो फ्लैजिला कैसे होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल, है ना, और एक ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस कौन सी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस वो होती है जो लंबी एक्सिस होती है और उसकी सेंटर से जा रही हो, लॉन्ग एक्सिस। तो हमारी चौड़ाई ज्यादा है या लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा होती है, तो हमारे सिर से पैर को जोड़ते हुए हमारे बॉडी के सेंटर से जो एक्सिस निकलेगी दैट विल बी आवर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। आगे बात समझ में। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों। तो दो फ्लैजिला हो गए, एक लॉन्जिट्यूडिनल जो इनकी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस से इसके अलोंग है, उसके पैरेलल जो होगा दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल, और ये ट्रांसवर्स हो गया बच्चों। दो फ्लैजिला होते हैं, फरो में होते हैं बिटवीन दी सेलुलोजिक सेल वॉल प्लेट्स। आई थिंक इस वाले पॉइंट में भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, है ना। आगे बात करते हैं, चलो बच्चों। वेरी ऑफन, अब इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कई बार क्वेश्चन आया ये तो, और आगे भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझे पूरा एक इंट्यूशन है कि 24 या 25 दोनों में से एक एग्जाम में इनमें से इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको रट लेना बच्चों अच्छी तरीके से। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल रेड डायनोफ्लैजिलेट का गोनियोलक्स में आपने बोला ना अलग अलग कलर के होते हैं, उनमें से जो रेड कलर वाले डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसमें जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है गोनियोलक्स बच्चों, वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं बच्चों ओशन के अंदर या सी के अंदर। अब जब इनका नंबर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और खुद रेड कलर के हैं, तो जिस भाग में सी या ओशन के जिस भाग में ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे वो भाग कैसा दिखने लग जाएगा, लाल कलर का दिखने लग जाएगा, जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं रेड टाइड्स। तो जिस वक्त इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है तो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सी बिकम्स रेड विच इज टर्म एज रेड टाइड्स बच्चों। अब दिक्कत क्या है, कलर से क्या दिक्कत है, वो तो सुंदर लगेगा, है ना, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो लाल कलर है वो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन से लाल कलर आ रहा है, और ये क्या रिलीज करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं बच्चों, रेड कलर डायनोफ्लैजिलेट्स पर्टिकुलरली गोनियोलक्स। अब टॉक्सिन्स, जिनको हम टॉक्सिन वर्ड जहां भी आएगा बायोलॉजी में बच्चों, इसका मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस।
अब थोड़े बहुत डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे और टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सब टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं तो जो पानी है आसपास का पूरा पॉइजनस हो जाएगा और जो बाकी के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहां पर। ये नुकसान होता है बिकॉज ऑफ दीज रेड टाइड्स। तो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं यहाँ पर, रेड टाइड्स किसकी वजह से होते हैं? सिंपल आपको किंगडम के लेवल पे पूछ सकते हैं, वे किंगडम मोनेरा की वजह से, किंगडम प्रोटिस्टा की वजह से, किंगडम फंजाई की वजह से, किंगडम प्लांटी। तो याद क्या रखना है, पहले तो किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम के लेवल पे किसकी वजह से रेड टाइड्स देखने को मिलते हैं। फिर ग्रुप के लेवल पे पूछ सकता है भाई क्राइसोफाइट्स की वजह से होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं, यूग्लिनोइड्स की वजह से होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स की वजह से या प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं। क्या याद रखना है आपको, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं। कॉमनली तो ये पूछा जाता है आपसे। उसमें फिर और स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, ब्राउन डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, येलो डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, ग्रीन डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, सब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं। उसमें और स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि नाम बताओ, गोनियोलक्स नाम याद रखना है बच्चों। नुकसान पूछ सकते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे बाकी के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो जितने क्वेश्चन इस पॉइंट से बन सकते हैं बच्चों वो सारे मैंने आपको बता दिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो भाई आगे देखें। एक बच्चा लाइव चैट अभी यूज नहीं कर पा रहा है, किसी कारण से उसको दिक्कत आ रही होगी, उसको रिप्लाई कर रहा था। भाई जरूरी है हर बच्चे की मदद करना। लाइव लेक्चर में कोई भी डाउट हो पूछ लो, है ना। यदि लाइव चैट में नहीं पूछ पा रहे हो किसी कारण से, अपना डाउट सॉल्विंग ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दो, मैं बीच बीच में सब मैसेजेस देखता रहता हूँ, आपको कोई भी डाउट होगा विद इन द लेक्चर ही बता दूंगा बच्चों में आपको, है ना। आगे बात समझ में। तो दो ग्रुप अपन ने देख ली और बहुत तरीके से तबीयत से देखें। आई थिंक अब किसी तरह का कोई डाउट इन दोनों में नहीं होना चाहिए। साथ के साथ याद कराता हुआ चल रहा हूँ बच्चों, है ना। देखो सारी चीजें याद करते हुए चल रहे हैं हम। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्राइसोफाइट्स, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स कहते हैं, फ्रेश वाटर मराइन दोनों में मिलेंगे। ये यूजुअली फ्लोट करते हैं, प्लैंक्टॉन्स इसलिए कहते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं, हल्के होते हैं बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फैट्स बच्चों। कलर इनका पिगमेंट्स की वजह से होता है। कौन कौन से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फिकोजेंथिन जो एसेसरी पिगमेंट होता है वो भी होता है, जो कि जेंथोफिल कैटेगरी में आता है। टफ प्लेट्स होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है, सिलिका होता है उनमें, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है जिसकी वजह से डायटोमेशियस होता है, केसलगढ़ बनता है। यूज पता होना चाहिए पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या याद रखना है, मोस्टली मराइन होते हैं बच्चों, ये भी फोटोसिंथेटिक के अलग अलग कलर के होते हैं। सेलुलोज की टफ सेल वॉल प्लेट्स होती है जिनके बीच में दरारें यानी कि फरोज होती है। उन फरोज में यूजुअली ज्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स, है ना। आगे बात समझ में। और उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का है, गोनियोलक्स एग्जांपल याद रखना है इनका। यदि तेजी से मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। डाउट की बात कर रहा था, डाउट बता रहा था। तो इनका जब तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है तो जिस पार्ट ऑफ सी या ओशन इनका तेजी से मल्टीप्लिकेशन होगा वो रेड कलर की हो जाएगी। रेड कलर की होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं बच्चों। यूग्लिनोइड्स अब ट्रांजिशन है, पहले दोनों ग्रुप फोटोसिंथेटिक सारे मेंबर्स जो थे, अब इसमें दोनों एक्टिविटी देखने को मिलती है, फोटोसिंथेटिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। लाइट है तो फोटोसिंथेटिक और नहीं है तो फिर ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, देखो पहले दो में हमने क्या याद रखा था, सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की बात करें, यदि हैबिटेट की बात करें बहुत फ्रेश एंड मराइन, फिर अपने डायनोफ्लैजिलेट्स में बोला मोस्टली मराइन। अब इसमें देखो
मेजॉरिटी, ज्यादातर, कुछ आपको मराइन मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में है। अगेन चेंज आ रहा है ना। और स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है जो एक जगह रुका हुआ हो, बहता हुआ पानी नहीं हो। तालाब हो गया, पॉन्ड्स हो गए बच्चों, उनके लिए हम स्टेगनेंट वाटर यूज करते हैं। पानी पी लें फिर आगे बात करते हैं। जस्ट अ मिनट बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आगे यहां तक समझ में बेटा कोई भी डाउट हो, फिलहाल आप लोग आज लाइव चैट वाला इंटरफेस किसी कारण से सेटिंग सब कुछ ठीक है, सब कुछ वी हैव चेक, बट स्टिल यदि आप लोग नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है डाउट सॉल्विंग ग्रुप, वहां पर पूछ लो, मेरे सामने खुला हुआ है। आपका कोई भी डाउट होगा बता दूंगा। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी चीज की वजह से, है ना। पढ़ाई पे फोकस रखना है हमें। अगेन जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में बच्चों 2 फ्लैजिला थे, यहां पर भी हमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, एक छोटा एक लंबा। वहां पर पर्टिकुलर अरेंजमेंट था, लॉन्जिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल, जिसको ट्रांसवर्स कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। कंपैरिजन करते हुए चलो इजीली चीजें याद रहेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, यूग्लिनोइड्स का, जब लाइट होती है दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जब लाइट नहीं होती, व्हेन दे आर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है कमी होना, कोई चीज नहीं मिलना हमें, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैसिलिटी, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो जब इनको सनलाइट नहीं मिलती है, व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या बन जाते हैं भाई, सनलाइट चाहिए खुद का खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट नहीं है, खुद का खाना नहीं बना पा रहे हैं, अब खाना तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, अब ये बाहर से खाना लेना चालू कर देंगे। आगे बात समझ में, हेटेरोट्रॉफ्स बन जाएंगे, ये दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देंगे जो इनके हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। वैसे मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा बेटा क्या एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और फिर भी हो बिल्कुल बिंदास होकर डाउट पूछो, डाउट पूछना अच्छी बात मानता हूं और मैं कभी किसी डाउट के लिए मना नहीं करता हूं, सब डाउट्स का जवाब देता हूं। आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी और हर जगह पर, कभी आपके डाउट्स के लिए मैंने कहा कि बेटा ये डाउट मत पूछो। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Important है ना। हायर प्लांट्स के जैसे हायर प्लांट्स की यदि हम बात करें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना, तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में मिलते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको यूग्लिनोइड्स में भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करना चाह रही है यहाँ पर एनसीईआरटी, कि यूग्लिनोइड्स जो हैं वो कनेक्टिंग लिंक हैं किसके बीच में, किसका इवोल्यूशन हम इमेजिन कर सकते हैं कि यार प्लांट किंगडम किससे इवॉल्व हुई होगी, यूग्लिनोइड्स से। यूग्लिनोइड्स में से कुछ मेंबर्स आकर चलकर क्या बन गए, प्लांट किंगडम के मेंबर्स, यूनिसेलुलर एल्गी में हो सकता है कि इवॉल्व हुए और अल्टीमेटली फिर उनसे मल्टीसेलुलर प्लांट्स आए बच्चों। आई थिंक क्लियर हो गई चीज, ठीक है। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल इज यूग्लिना, एक एग्जाम्पल आपको याद यहां पर रखना है। फिर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करेंगे, मोल्ड्स हट गया, यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स लिख लो भाई, है ना। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स में आपको क्या याद रखना है, ये कैसे होते हैं, कुछ कुछ फंजाई की तरह कैरेक्टर्स शो करेंगे, दिखने में भी और न्यूट्रिशन में भी बच्चों। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है,
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रहे हो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये भी जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर फीड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे। अब ऐसा कारण क्यों है? वे किनके अंदर आपको ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली देखने को मिलेगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही क्यों फीड कर रहे हैं? क्या रीजन है उसका? ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। क्वेश्चंस रेज होंगे बच्चों तो आप एक अच्छे डॉक्टर भी बनोगे और आगे चल के आपके एकेडमिक्स भी हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम तो डेड एंड सड़ा हुआ खाना थोड़ी खाते हैं। हम डेड एंड डिकेइंग का मतलब क्या हो रहा है? जो सड़ रहा है। सड़ता कब है खाना? आपने देखा होगा सुबह खाना बनाया और यदि उसको हम रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखना भूल गए 6-7 घंटों तक, पर्टिकुलरली गर्मी के मौसम में, तो आप देखते हो शाम तक उसमें बदबू आने लग जाती है ना? वो बदबू क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, डीकंपोजर्स, प्रोकैरियोट्स पर्टिकुलरली, है ना? उसके ऊपर फीड करने लग जाता है, फंगस की ग्रोथ भी होने लग जाएगी, उसको ब्रेक डाउन करने लग जाएंगे। जो माइक्रोब्स होते हैं पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स, है ना, उनकी ग्रोथ हो रही है, उसको उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेज में। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो खाना खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है बच्चों। तो हम तो वो खाना नहीं खाते, हम भी तो खा सकते हैं। तो ये क्यों खा रहे हैं वो खाना, या उस तरह का खाना क्यों यूज कर रहे हैं, या फंजाई उस तरह का खाना क्यों यूज कर रही है? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इंजेस्ट करते हैं बच्चों, और वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाइजेशन की मशीनरी है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। उसमें अमीनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बने हुए हैं, उनमें मोनोसेक्राइड्स हैं जिनसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं, उनमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल है जिनसे फैट्स बने हुए हैं बच्चों, उनमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे न्यूक्लिक एसिड्स बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट है। जब तक हम ये जितने भी प्रोटीन खाना है, खाने को हम पहले प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग नहीं करें, फिर उन कंपोनेंट्स को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में यानी कि अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में जब तक नहीं तोड़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स में, तब तक हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव मशीनरी चाहिए। तो जिनमें डाइजेस्टिव मशीनरी है बच्चों, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहा हूं, ध्यान रखना, और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो सिंपलर कंपोनेंट्स बनते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, जिनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उनको एब्जॉर्ब करके उनको हमारे सेल यूटिलाइज करती है बच्चों। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें डाइजेस्टिव मशीनरी उनकी बॉडी के अंदर नहीं होती, उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर से ही ऐसा न्यूट्रिएंट अंदर लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब माइक्रोब्स किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करके उसको डिकम्पोज करते हैं, तो माइक्रोब्स डाइजेशन ही कर रहे हैं उसका, और उसको सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। और जो सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स होते हैं वो उसके ऊपर फीड करके वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों। तो उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बना बनाया खाना उनको मिल जाता है। आ गया समझ में? आई थिंक आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो भी पेड़ पौधे जो होते हैं, ट्विग्स होती है, टहनियां होती हैं, जो डिके, और ट्विग्स का मतलब होती है छोटी छोटी टहनियां बच्चों, डिकेइंग का मतलब जो डिकम्पोज हो रही है। लीव्स, तो लीव्स, ट्विग्स, प्लांट्स की जो सड़ रही है उनके अलोंग ही इनकी ग्रोथ होती है। क्यों उनके अलोंग हो रही है? क्योंकि वहीं से इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चों। और कई बार ये ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि बड़े बड़े मास बनाते हैं। भाई वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक, यदि सिंगल स्लाइम मोल्ड को आप देखोगे तो नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। लेकिन जब एक ही जगह पर बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बड़ा मास बन जाएगा, जिसको हम पर नेकेड आई से फिर देख सकते हैं बच्चों। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब इसके अलोंग इनकी ग्रोथ होती है तो वहां पर कई बार बड़े बड़े मास बना लेते हैं, और उन बड़े मासेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम वर्ड है ये खतरनाक है यहाँ पर। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसी किंगडम में दो जगह प्लाज्मोडियम वर्ड यूज होता है। एक तो यहां हो रहा है, तो यहां पर जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है? स्लाइम मोल्ड्स का कलेक्शन है ना, बहुत बड़ा कलेक्शन अलोंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज आल्सो प्लाज्मोडियम। एक और प्लाज्मोडियम अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद वाले ग्रुप में, प्रोटोजोआ में बच्चों, जो हमें मलेरिया डिजीज कोज करता है, वो प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। यहां पर प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म नहीं है, ध्यान रखना, स्लाइम मोल्ड्स में। यहां पर प्लाज्मोडियम हम कलेक्शन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स को एक नाम दे रहे हैं, और प्रोटोजोन्स में जो प्लाज्मोडियम आएगा वो एक एग्जाम्पल है, वो एक ऑर्गेनिज्म है दैट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। दोनों में अंतर है, ये याद रखना। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है ये देखते हुए ही आंसर देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें याद रखनी है।
which may grow and spread over several feet, कई फीट लंबा ये कलेक्शन हो सकता है प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse conditions, the spores are dispersed by air currents. अब ये क्या है? यदि अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो बेटा अपन जब किंगडम फंजाई देखेंगे अगले लेक्चर में, परसों, कल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर है, 12th पैरेलल में लेकर चलता हूं मैं, है ना, सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा चलेगा. तो अब आपका जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का परसों लेक्चर, उसमें अपन किंगडम फंजाई पूरी पढ़ेंगे. वहां अपन फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों. स्पोर्ट्स कुछ नहीं होते, है ना, स्पोर्ट्स टफ वॉल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको लिविंग सेल मिलेगी. ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कब तक? जब तक आसपास फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए. फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्पोर कोट ब्रेक आउट हो जाता है. अब कुछ में ये किसका मेथड होता है? पेरिनेशन का. पेरिनेशन किसको कहते हैं बच्चों? हम पेरिनेशन हम कहते हैं टू विथस्टैंड अनफेवरेबल सिचुएशन. अनफेवरेबल सिचुएशन को लंबे समय तक झेलना पेरिनेशन कहलाता है. ये वर्ड्स आएंगे आगे. और डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना. स्पोर्ट्स दोनों में मदद करते हैं. एक तो क्योंकि टफ है, प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो पेरिनेशन, और टफ होने के साथ साथ हवा के साथ, पानी के साथ फैल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो डिस्पर्जन में भी मदद करते हैं. और जब इनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टेड होता है तो अपना मल्टीप्लिकेशन भी कुछ केसेस में करता है, तो यहां पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है बच्चों. आगे बात समझ में. तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं. तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो गया, और मोड ऑफ पेरिनेशन भी हो गया, और मोड ऑफ डिस्पर्जन भी हो गया. तीनों मोड, तीनों चीजों में ये स्पोर्स इनकी मदद करेंगे बच्चों. लास्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे, दैट इज प्रोटोजोअन्स बच्चों. जैसा मैंने कहा था, ट्रांजिशन हो रहा है. शुरुआत में फोटोसिंथेटिक लाइक प्लांट्स, फिर मिक्सचर आ गया यूग्लिनोइड्स, बोथ फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, फिर सेप्रोफाइट्स आ गए लाइक फंजाई दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, आखिरी में एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करेंगे. सारे एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ्स. एनिमल्स थोड़ी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते हैं हम. कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है एनिमल किंगडम में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस शो करता हो बच्चों. तो सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. और हेटेरोट्रॉफ्स में भी जो शिकार करके किसी को पकड़ के खा रहा है वो तो प्रीडेटर है. तो प्रीडेटर्स भी मिलेंगे इसमें. जैसे अमीबा क्या करता है? अपने फॉल्स फीड बढ़ाता है, एनगल्फ कर लेता है फूड मटेरियल को, दैट इज प्रीडेटर. प्रीडेशन उसको कहेंगे एक्टिविटी को, और उसको अमीबा को हम बोलेंगे प्रीडेटर, है ना. इसी तरह से पैरासाइट्स भी होते हैं. पैरासाइट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो अंदर रह रहा है, अंदर रह रहा है तो एंडोपैरासाइट कहलाएगा, या बॉडी के सरफेस पर रह रहा है, एक्टोपैरासाइट कहलाएगा, और उससे अपने लिए न्यूट्रिशन ले रहा है, फायदा ले रहा है, बदले में उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है. पैरासिटिक रिलेशनशिप में हमेशा दो मेंबर्स होंगे. एक मेंबर जिसको हम पैरासाइट बोलेंगे वो दूसरे की बॉडी के अंदर या उसके सरफेस पे रहेगा. जिसकी बॉडी के अंदर या सरफेस पे रह रहा है वो होस्ट कहलाता है. हमेशा होस्ट को नुकसान होगा और पैरासाइट को फायदा होगा. प्लस माइनस रिलेशनशिप होती है, एक फायदे में और एक नुकसान में, हमेशा इस रिलेशनशिप में रहता है बच्चों. क्लियर है? आगे बात समझ में. अभी तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं आया मेरे पास डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बच्चों. कोई भी डाउट हो पूछ लेना. So all protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. They are believed to be, अब है ना, क्योंकि एनिमल लाइक कैरेक्टर आ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि प्रोटोजोन्स ही बाद में किसमें डेवलप हुए. जो पहली किंगडम जो किंगडम एनिमेलिया का जो पहला फाइलम है बच्चों, फाइलम पोरिफेरा, स्पॉन्जेस, उनको हम क्या मानते हैं कि वो कुछ प्रोटोजोन्स के कलेक्शन से ही अल्टीमेटली इवॉल्व हुए. जब तक एक सिंगल प्रोटोजोन है वो प्रोटोजोन है क्योंकि वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गया. हम ये मानते हैं कि एनिमेलिया किंगडम का ओरिजिन कैसे हुआ, कुछ प्रोटोजोन्स आपस में कंबाइन हो गए, जुड़ गए, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया. दैट वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया बिलोंगिंग टू फाइलम पोरिफेरा दैट इज स्पॉन्जेस. बात करेंगे एनिमेलिया किंगडम में, बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको. नाउ अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें चार ग्रुप में आप फर्दर डिवाइड कर रहे हो. सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मतलब जो अमीबा लाइक का मतलब जिनमें स्यूडोपोडिया, जो अपना शेप बदलते रहते हैं, फॉल्स फीट बनाते हैं. फॉल्स का मतलब होता है स्यूडो वर्ड यूज करते हैं फॉल्स के लिए, फीट के लिए पोडा, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, क्योंकि चलने में भी मदद कर रहे हैं, फूड एनगल्फ करने में भी मदद करते हैं बच्चों. कहां रहते हैं? आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, सी वाटर में भी मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है, नमी वाली सोइल में जहां पर नमी रहती है वहां पर मिट्टी में भी मिल जाएंगे आपको.
They move and capture their prey by putting out pseudopodia pulsipid as in amoeba। ये सबको पता है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। मान लो यहाँ कोई फूड आइटम है, ये क्या करेगा, अपने इन प्रोजेक्शंस को बढ़ाएगा, इनको हम पल्सपीड कहते हैं, pseudopodia कहते हैं, ये फ्यूज हो जाएंगे और ये फूड मटेरियल इसकी सेल के अंदर चला जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोन्स में जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें मराइन फॉर्म्स में, ध्यान रखना, देखो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं आपको सी वाटर में भी मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं और सॉइल में भी मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ जो मराइन वाले होते हैं उनमें आपको सिलिका देखने को मिलेगी, सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। कुछ इनमें पैरासाइट भी, हमने बोला ना प्रेडेटर भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट का एग्जांपल एंटमीबा दे रखा है, इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो 12th का चैप्टर है उसमें एंटमीबा बहुत तबीयत से पढ़ा हुआ, उससे जो डिजीज होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, अभी तक भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप प्रोटोजोन्स के अंदर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये तो अमीबाइड हो गए क्योंकि अमीबा लाइक मूवमेंट और स्यूडोपोडिया है इनके पास। फिर यदि फ्लैजिला है प्रोटोजोन्स के पास तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहलाएंगे बच्चों। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और किसी की बॉडी के अंदर या उसके सरफेस पे नहीं रह रहे, और यदि रह रहे हैं तो फिर पैरासिटिक होंगे। दो तरह का मोड इनके लाइफ का मिलता है। फ्लैजिला होते हैं इनके पास बच्चों, एक एग्जांपल याद रखना है अभी यहाँ पर, ट्रिपेनोसोमा, जिसकी वजह से क्या डिजीज होती है, स्लीपिंग सिकनेस। अगेन इनके बारे में प्रोटोजोअल डिजीजेस के बारे में बात होगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां पर हम मलेरिया पढ़ेंगे तो प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, स्लीपिंग सिकनेस पढ़ाऊंगा, ट्रिपेनोसोमा की बात करेंगे बच्चों, कालाजार पढ़ेंगे, लक्ष्मीनिया की बात करेंगे, फिर अमीबिक डिसेंट्री पढ़ेंगे, वहाँ एंटामीबा की बात करेंगे। तो ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ आ रहे हैं सबकी बात ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा ग्रुप इनका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला, सीलिएटेड के पास सीलिया। उसमें मैंने एग्जांपल बताया था आपको, पैरामीशियम बच्चों, है ना। देखो यहाँ पर आपको कुछ प्रोटिस्ट दे रखे हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है वो किसका है, ये डायग्राम आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए बच्चों अपने को। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम में लेकर आ रहा हूँ नोट्स के अंदर, आपको भी जो नोट्स थी उनमें भी हैं, ताकि आपको और कुछ, आपको अब एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन पॉइंट वाइज अलोंग विद डायग्राम्स आपके नोट्स में है, विद एडिशनल पॉइंट्स। इसी को बार बार रिवाइज करते रहना। जितनी बार रिवाइज करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए पॉइंट्स बनाते हैं, सारी चीज़ें एडिटिंग करवाते हैं, डायग्राम्स जुड़वाते हैं, तो उसका यूज़ करो। एडिशनल पॉइंट ऐड करता हूँ मैं खुद, तो यूज़ करो बच्चों। तो डायग्राम्स का आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग सब पता होनी चाहिए। डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल आपको दे रखा है बच्चों, यूग्लिना का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, स्लाइम बोल्ट का डायग्राम आपको दे रखा है, और फिर प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम आपको बता रखा है जो कि सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल होता है। इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे बच्चों, सीलिया मिलेंगे। आगे बात समझ में। और एक क्या होती है इसके पास, एक ओपनिंग होती है इसके पास, जैसे हमारा मुंह होता है ना। अब देखो यहाँ पर एनिमल लाइक कैरेक्टर आने लग गए ना, इसलिए हम कह सकते हैं इन्हीं से एनिमल किंगडम बनी है। किससे, प्रोटोजोन से। एक ओपनिंग होती है, देखो यहाँ पर ये एक ओपनिंग है इसकी, है ना। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं बच्चों, हम गुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलेट, है ना। अब इसका यूज क्या है, ये जो सीलिया है, ये सीलिया, सारे सीलिया इस तरह से बीट करेंगे। सीलिया का काम होता है ऐसे मूवमेंट करना, और ये सारे सीलिया इधर के इधर की तरफ करेंगे, इधर के इधर की तरफ करेंगे, ताकि पानी में आसपास जो भी फूड मटेरियल होगा, मान लो फूड मटेरियल है, तो इन सीलिया के मूवमेंट की वजह से किधर की तरफ आएगा, इस गुलेट की तरफ आएगा, और इस गुलेट से पैरामीशियम इसको अपनी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ले लेगा और डाइजेस्ट करके उसको यूटिलाइज करेगा बच्चों। तो गुलेट यहाँ पर माउथ की तरह बिहेव कर रही है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों। यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अंदर करके, डाइजेस्ट करके उसको यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। तो दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली मूविंग मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि सीलिया के मूवमेंट से ही मूव करते हैं, जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्टिव प्रोसेस है। दे हैव अ कैविटी, गुलेट की बात कर रहा हूं, जो माउथ लाइक कैविटी होती है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होती है बच्चों, फ्रॉम द बॉडी सरफेस और सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, सीलिया का आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, दैट कॉजेज वाटर लेडन विद फूड, वो उस पानी को जिसमें फूड पार्टिकल्स हैं, गुलेट से किसकी तरफ, अंदर बॉडी में ले आता है। तो स्टीयर्ड का मतलब होता है ढकेलना,
गुलेट की तरफ ये सीलिया पानी को धकेलते हैं जिसमें फूड पार्टिकल्स हैं और उन फूड पार्टिकल्स को ये इंजेस्ट करके उनसे एनर्जी लेता है आफ्टर डाइजेशन। एग्जाम्पल याद रखना है पैरामीशियम बच्चों। लास्ट ग्रुप और आज का लास्ट टॉपिक इन किंगडम प्रोटिस्टा स्पोरोजोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। इनमें आपको कोई मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास ना तो फ्लेजिला, ना इनके पास सीलिया और ना इनके पास स्यूडोपोडिया। देखो 4 ग्रुप लोकोमोशन के बेसिस पर मेनली आप याद रख सकते हो प्रोटोजोआ के। पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन स्यूडोपोडिया, दूसरा फ्लेजिलेटेड फ्लेजिला, तीसरे सिलिएटेड सीलिया होता है और चौथे स्पोरोजोन्स जिनमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता। जब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो चलेंगे कैसे, नहीं चल सकते, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। और स्पोरोजोन्स क्यों नाम है, जैसे भी मैंने स्पोर बताया था ना, तो स्पोर की तरह स्फेरिकल, स्पोर क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो स्फेरिकल आपको इनकी लाइफ साइकिल में कोई ना कोई स्टेज मिलेगी देखने को, जनरली जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो इनके लिए होस्ट होते हैं उनको इन्फेक्ट करती है। ज्यादातर ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं स्पोरोजोन्स बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बात करी थी प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल है बच्चों इसका, है ना, इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट है, हमें मलेरिया करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है बच्चों, इसलिए पैरासाइट बोल रहे हैं, मलेरिया डिजीज करता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है जो कि एग्जाम्पल है स्पोरोजोन का, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के, कौन से मच्छर के, मादा एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। कैसे फैलेगा, तभी पॉसिबल है, हर फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। उस फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी जब वो हमें काटेगी, हमारा ब्लड सक करेगी, तो उस वक्त उसके सलाइवा के साथ ये प्लाज्मोडियम हमारी ब्लड में एंटर कर जाता है, फिर मलेरिया होता है। और ये कब होगा, जब इसने ऑलरेडी कोई और इन्फेक्टेड बंदा था मलेरिया से, उसको काटा, उसका खून चूसा हो, तो उसके खून में प्लाज्मोडियम थे, वो अब इस मच्छर के अंदर आ गया, अब ये मच्छर दूसरे बंदे को काटेगी तो उसके सलाइवा में प्रेजेंट प्लाज्मोडियम दूसरे बंदे में भी चले जाएंगे और उसको मलेरिया हो जाएगा। लेकिन प्लाज्मोडियम तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया पैरासाइट का, जिससे मलेरिया हो रहा है, जो कि एक प्रोटोजोन है बच्चों, स्पोरोजोन क्लास के अंदर आता है उसकी, प्रोटोजोआ की। अब लेकिन इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं बच्चों, मीरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं, तो जो स्पोर लाइक स्फेरिकल स्टेज होगी इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइट। क्या कहते हैं, आएगा ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट। और ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है ना बच्चों, जब हमें फीमेल एनोफिलीज काटती है, उसके सलाइवा के साथ ये जो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर करता है जिससे मलेरिया होता है, उस वक्त वो कौन सी स्टेज में होता है, स्पोरोजोइट वाली स्टेज होता है अपनी लाइफ साइकिल की, जो स्पोर लाइक स्टेज है, जहां से ये स्पोरोजोन नाम आया है बच्चों। आगे बात समझ में, तो जिसकी वजह से मलेरिया होता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत परेशान करता है। स्टैगरिंग का इफेक्ट, स्टैगरिंग इफेक्ट का मतलब होता है बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन इसका, एंड हार्मफुल इफेक्ट बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक किंगडम प्रोटिस्टा में किसी तरह का अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। सारी चीजें बच्चों ऐसे पढ़िए कि समझ में भी आए और याद भी हाथों हाथ हो जाए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, अभी जो मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया है, पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स आपके अवेलेबल हैं, पूरे चैप्टर के हमने अपलोड कर दिए हैं कंप्लीट नोट्स। एक बार बच्चों उनका प्रिंट आउट निकाल लो, और जैसे मैंने जो चीजें जानबूझ के हम उन नोट्स में आपको चीजें हाईलाइट करके नहीं दे रहे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेक्चर में बताता हूं बच्चों, एक बार पढ़ता, अब यदि लेक्चर ध्यान से सुना है तो जब नोट्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद आता जाएगा, हाँ सुना ये इंपॉर्टेंट बताया था, अच्छे से मार्क कर लेना अलग अलग कलर से। जैसे मैं 3 अलग अलग कलर यूज करता हूँ, येलो, ग्रीन, रेड, वैसे आप भी यूज करा करो। रेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए, उससे कम के लिए ग्रीन, और सबसे कम के लिए येलो, ऐसे कर लिया करो। हाईलाइटर 3 यूज करो, अच्छे से मार्किंग कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस नोट्स के अंदर बच्चों। गारंटी दे रहा हूं, यदि आज के आज पढ़ लिया आप बच्चों, अगले 3 महीने तक ये टॉपिक नहीं भूलोगे, इनसे आने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब इससे तो क्या बताऊं, ठीक है। तो इसी तरह से तैयारी करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर आज आपका आई थिंक यूनिट्स एंड वेक्टर्स का है आज, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हो चुका है। तो समर्पण और संपूर्ण बैच वालों की क्लास रहेगी। जो जोश और जुनून सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिव बायोलॉजी बैच है, तो उनका तो आज का लेक्चर खत्म। जो बच्चे समर्पण और संपूर्ण में हैं उनका अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। सेकंड लेक्चर फिजिक्स का है बच्चों, दैट विल बी फ्रॉम 8:50, है ना, और लास्ट लेक्चर विल बी ऑफ केमिस्ट्री, दैट विल बी फ्रॉम 10:10। ओके, so this is all in this lecture from your friend, mentor and motivator Dr. Anshuman, signing off. Thank you बच्चों।